जी, प्लेस ऑफ सप्लाई न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था कल के सेशन में, और इसमें मैंने आपको प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का एक चार्ट बनवाया था। प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स में हमारे पास दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11। सर्विसेज में अगेन वी हैव टू सेक्शंस, section 12 and section 13. Section 10 deals with place of supply in case of domestic supply of goods. Domestic supply of goods. आपके गुड्स इंडिया से बाहर नहीं जा रहे तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? और अगर क्रॉस बॉर्डर सप्लाईज हैं, दैट मीन्स आपके गुड्स अगर इंडिया से बाहर जा रहे हैं या इंडिया से बाहर से कहीं से आ रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर सप्लाईज हैं, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? Section 12, place of supply in case of domestic supply of services. Domestic supply of services, and section 13 in case of cross-border supply of services. ठीक है जी, ये है हमारे प्लेस ऑफ सप्लाई का ओवरव्यू। ये सब हम करेंगे और इसमें से हम सेक्शन 10 ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं बच्चे, सेक्शन 10 ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। और सेक्शन 10 में मैंने आपको क्या बताया था? सेक्शन 10 इज डिवाइडेड इनटू 5 सब पार्ट्स। सेक्शन 10 1A, सेक्शन 10 1B, 10 1C, 10 1E, D, and 10 1E. These are the 5 parts in which section 10 is divided. Section 10 1A में हमने किया था where there is movement of goods, place of supply where there is movement of goods. ये पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जहां पर गुड्स की मूवमेंट होती है वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहता है? चैट बॉक्स में बताइए। जहां पर गुड्स की मूवमेंट हो रही है वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहता है? यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा जहां पर गुड्स की गति समाप्त होती है, वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट, वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट, जहां पर गुड्स की गति समाप्त हो जाती है, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन 10 1C में हम लोगों ने डिस्कस किया था where there is no movement of goods, place of supply where there is no movement of goods, जहां पर गुड्स की मूवमेंट नहीं हो रही वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? बच्चे चैट बॉक्स में मुझे आंसर्स चाहिए। आई डोंट वांट यू टू स्लीप। जहां पर गुड्स की मूवमेंट नहीं होती जल्दी से बताएं मुझे, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? प्लेस ऑफ डिलीवरी,
to the recipient, जहां पर गुड्स की डिलीवरी हुई। हाँ जी, महक, गरिमा, संजना, गुड। प्लेस ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपिएंट। सेक्शन 10(1)(d), ये भी कर चुके हैं हम, जहां पे गुड्स की असेंबली या फिर इंस्टॉलेशन होती है, वेयर गुड्स आर assembled or installed at site। यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहता है आपका? जहां पर गुड्स को स्थापित किया जाता है। वेरी गुड संजना, प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन और असेंबली। प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन और असेंबली इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद इसमें हमारे दो सेक्शंस ही और बचे थे। 10(1)(b), 10(1)(b) में हम डिस्कस करेंगे आज क्या? In case of supply of goods on the direction of third party। Supply of goods on direction of third party, यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा ये डिस्कस करना है आज हमें। एंड गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड कन्वेंस, गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, वाहन के भीतर जब आपको गुड सप्लाई करी जाए तो वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे, फिर ये डिस्कस करेंगे। ये दो पार्ट्स हमारे सेक्शन 10 में रहते हैं, उसके बाद हमारा सेक्शन 10 खत्म हो जाएगा बच्चे। चलिए जी, सेक्शन 10(1)(b), goods supplied on the direction of third person। जहां पर गुड्स किसी तीसरे व्यक्ति के कहने पर डिलीवर करवाई जाए, वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? पहले यहाँ पर रूल लिख लेते हैं। यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई will be the principal place of business of third person। Place of supply will be the principal place of business of third person। वो जो तीसरा व्यक्ति है जिसके कहने पर सामान भिजवाया जा रहा है, उस तीसरे व्यक्ति का मुख्य व्यापार स्थान देखिए कौन सा है। तीसरे व्यक्ति का मुख्य व्यापार स्थान, तीसरे व्यक्ति का मुख्य व्यापार स्थान देखिए कहां पर है, कहां से वो अपना बिजनेस रन कर रहा है। तो जहां से वो अपना बिजनेस रन करेगा, जो उसका मुख्य व्यापार स्थान होगा, वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं क्या है इसमें। देखिए बच्चे, एक है सुरेश ट्रेडर्स, सुरेश ट्रेडर्स, और ये है जैन ट्रेडर्स।
जैन ट्रेडर्स, ये भी यूपी में है और ये भी यूपी में है। जैन ट्रेडर्स, जैन ट्रेडर्स ने सुरेश ट्रेडर्स को ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस किया कि मुझे सामान भिजवा देना। ठीक है जी, मुझे सामान भिजवा देना, ऑर्डर प्लेस कर दिया। बाद में उसने ये डिसाइड किया कि ऐसा करना कि सामान मुझे भिजवाने की बजाय तुम सामान मेरे ग्राहक को भिजवा देना। अब जैन ट्रेडर्स का ग्राहक है, जैन ट्रेडर्स का ग्राहक है ओम हार्डवेयर्स। ओम हार्डवेयर्स दिल्ली में है, जो कि जैन ट्रेडर्स का ग्राहक है। ठीक है जी। अब जैन ट्रेडर्स ने सुरेश ट्रेडर्स को बोला कि ये जो ऑर्डर तुमने मुझे भिजवाना था, मुझे भिजवाने की बजाय डायरेक्टली तुम मेरे ग्राहक को भिजवा दो। गुड्स की डिलीवरी तुम मुझे मत दो, तुम मेरे ग्राहक को भिजवा दो। टेबल्स, गुड्स क्या है? टेबल्स, मेज भिजवाने थे भाई। मुझे मत भिजवाना, मेरे ग्राहक को भिजवा दो। ये ओम हार्डवेयर्स किसका ग्राहक है? ये जैन ट्रेडर्स का ग्राहक है। हाँ जी, गुड्स की डिलीवरी कहाँ पर हुई है? गुड्स की डिलीवरी दिल्ली में हुई है, लेकिन किसके कहने पर हुई है? जैन ट्रेडर्स के कहने पर हुई है। तो यहाँ पर जहां पर गुड्स सप्लाई कर रहा है सुरेश ट्रेडर्स, सप्लाई कर रहा है ओम हार्डवेयर्स को, लेकिन किसके कहने पर? ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। यहाँ पर मेरे को ये बताइए, किसके कहने पर सामान भिजवाया जा रहा है? जैन ट्रेडर्स के कहने पर। सो जैन ट्रेडर्स यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जैन ट्रेडर्स है थर्ड पर्सन, क्योंकि जैन ट्रेडर्स के कहने पर जो सामान है वो दिल्ली भिजवाया जा रहा है। सो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? शीतू, रेनू, अंकिता, गरिमा, धीरज, रितिका, मनप्रीत, यूपी, शिवानी, कामना, सब कह रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी यूपी। यूपी क्यों? क्योंकि यहाँ पर गोल्डन रूल क्या है कि तीसरे व्यक्ति का जो मुख्य व्यापार स्थान है, और तीसरा व्यक्ति कौन है? जैन ट्रेडर्स। सो यहाँ पर यही माना जाएगा कि गुड्स ओम हार्डवेयर्स को नहीं दिए गए, गुड्स किसे दिए गए हैं? जैन ट्रेडर्स को दिए गए हैं। सो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? यूपी। अब सप्लायर भी यूपी का, रिसिपिएंट भी यूपी का, तो ये क्या हुई? नेचर ऑफ सप्लाई क्या है यहाँ पर? शिवानी इंट्रास्टेट, अंकिता इंट्रास्टेट, हाँ जी बिल्कुल, दिस इज इंट्रास्टेट सप्लाई। और जहां पर इंट्रास्टेट सप्लाई है वहां पर आपका लग जाएगा CGST प्लस SGST। ठीक है जी, दिस इज योर 10(1)(b। आए, अब हमारा लास्ट पार्ट बचा है 10(1)(e), गुड सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस। वाहन के भीतर सामान प्रोवाइड किया गया है आपको। ठीक है जी, वाहन के भीतर गुड्स सप्लाई करे गए हैं।
सो यहाँ पर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? भाई वाहन तो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है ना वाहन तो। कोलकाता, आपने कोलकाता से फ्लाइट ली मुंबई की, प्लेन स्टार्ट हुआ कोलकाता से और प्लेन की मंजिल है मुंबई। इसके बीच में प्लेन और कई जगहों से होकर जाएगा। अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माने? अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? ये तो बड़ी कंफ्यूजन है। प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पर वो होगा जहां गुड्स वाहन पर लादी गई, जहां जहां गुड्स वाहन पर लादी गई। Where goods are taken on board. Where goods are taken on board. जहां पर गुड्स को वाहन पर चढ़ाया गया, वो जगह विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। मैम समझ में नहीं आ रहा ये तो। चलिए फिर एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आपने फ्लाइट ली कोलकाता से मुंबई की, फ्लाइट है ये, और फ्लाइट के भीतर आपको बहुत जोर से प्यास लगी, आपने एक वाटर बॉटल खरीदी। अब कोलकाता से मुंबई के बीच में कोई जगह आई जहां पर आपने वाटर बॉटल खरीदी और पानी पिया। बताएं मुझे यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? शीतू, गरिमा, संजना, बताएं बॉटल्स प्लेन पर कहां पर चढ़ाई गई होंगी? कोलकाता में, फ्लाइट स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर। दिस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई इज कोलकाता, क्योंकि कोलकाता में बॉटल्स को प्लेन पर चढ़ाया गया था। प्लेस ऑफ सप्लाई इज कोलकाता। आ रही है जी बात समझ में? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मुंबई से गोवा की शिप पर आप बैठे हैं, आप शिप पर बैठे हैं और शिप में आपने कुछ बुक्स खरीदी। बुक्स कहां पर चढ़ाई गई थी? बुक्स लादी गई थी कहाँ? मुंबई में लादी गई थी बुक्स, शिप में। सो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई इज मुंबई। हाँ जी, चेष्टा, संजना, गरिमा, हरविंदर, कामना, वेरी गुड बच्चे। तो जहां पर गुड्स को वाहन पर लादा जाएगा वही स्थान होगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। दिस इज योर सेक्शन 10(1)(e) और इसके साथ ही हमारा सेक्शन 10 खत्म हो गया है। सेक्शन 10 में क्या है? 10(1)(a), जहां गुड्स की मूवमेंट हो रही है वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा जहां पर गुड्स की मूवमेंट खत्म हो जाएगी। 10(1)(b), जहां पर गुड्स सप्लाई हो रही है किसी तीसरे व्यक्ति के निर्देश पर, वहां पर तीसरे व्यक्ति का आप मुख्य व्यापार स्थान देखेंगे। तीसरे व्यक्ति का जो मुख्य व्यापार स्थान होगा वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। 10(1)(c), जहां पे गुड्स की मूवमेंट नहीं हो रही, तो देखें कि गुड्स की डिलीवरी कहाँ ली जा रही है। जहां पर गुड्स की डिलीवरी ली जाएगी
वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। 10(1)D जहां पर गुड्स की असेंबली हो रही है या इंस्टॉलेशन हो रही है, उस केस में जिस जगह पर इंस्टॉलेशन या असेंबली हो रही है, दैट विल बी द प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ सप्लाई। 10(1)E प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस। वाहन के भीतर आपको कोई सामान सप्लाई किया गया है, तो आप देखें कि जो गुड्स थी वो वाहन पर कब चढ़ाई गई, कहाँ चढ़ाई गई। जिस स्थान पर गुड्स को वाहन पर चढ़ाया जाएगा वही स्थान आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। दिस इज योर सेक्शन 10। अब सेक्शन 10 के बाद हमारे पास यहाँ पर देखिए ये पार्ट खत्म हो गया है हमारा, दिस वन 10, सेक्शन 10 डोमेस्टिक सप्लाईज। अब हम सेक्शन 11 करते हैं, क्रॉस बॉर्डर सप्लाईज। क्रॉस बॉर्डर सप्लाईज में आपके इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स आते हैं। क्रॉस बॉर्डर का मतलब है आपकी गुड्स जो है वो इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके या बॉर्डर के उस पार जा रही है या बॉर्डर के इस पार आ रही है, दैट इज नोन एज क्रॉस बॉर्डर सप्लाईज। आए देखते हैं सेक्शन 11। सेक्शन 11 प्लेस ऑफ सप्लाई in case of cross border supplies। क्रॉस बॉर्डर सप्लाईज दो पार्ट्स आएंगे इसके, गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया बाहर से इंडिया में आ रहे हैं गुड्स। सेकंड, गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, गुड्स इंडिया से बाहर जा रहे हैं। सो जहां पर गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं, बाहर से इंडिया में आ रहे हैं, वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर, लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर, जो सामान इंडिया में मंगवा रहा है उस व्यक्ति का स्थान। ठीक है जी। और गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, इंडिया से बाहर जा रहा है, वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई इज व्हाट? प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन आउटसाइड इंडिया। जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, ये आपको मैं कई बार बता चुकी हूं। जहां पर गुड्स कंज्यूम हो रही हैं आप उस हिसाब से टैक्स लगाते हैं। जहां पे आप गुड्स को इंडिया में मंगवा रहे हैं वहां पर इंडिया इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, और जहां पे गुड्स बाहर जा रहे हैं वहां पे जो बाहर वाली कंट्री है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है जी। एग्जाम्पल देखिए, ये है रिसीवर या फिर इंपोर्टर, इंडिया में है ये, और ये पर्सन है एक्सपोर्टर या फिर सप्लायर। ये गुड्स आपको प्रोवाइड कर रहा है और ये यूएस में है। दिस पर्सन इज इन यूएस। आप इस पर्सन से यहाँ पे इंडिया में गुड्स मंगवा रहे हैं, बताएं प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? इंडिया इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। वेरी गुड गरिमा, अंकिता, हरविंदर, कामना। प्लेस ऑफ सप्लाई इज इंडिया, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया है तो यहाँ पर जीएसटी लगेगा। ठीक है जी मैम, ये तो समझ में आ गया। अब इसका भी एग्जाम्पल दे दीजिए। आइए इसका भी देखते हैं। आप हैं एक्सपोर्टर, अब आप एक्सपोर्टर के स्थान पर हैं, आप सप्लायर हैं और आप इंडिया में हैं
और आप गुड्स फॉरेन भेज रहे हैं, आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस है, ये है एक्सपोर्टर और रिसीवर, रिसिपिएंट, जो कि यूएस में बैठा है। यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई है यूएस, आउटसाइड इंडिया। और जहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होता है वहां पर जीएसटी नहीं लगता। 0 रेटेड। गरिमा वेरी गुड बच्चे, नो जीएसटी। अंकिता गुड, 0 रेटेड, वेरी गुड, नाइस टू हियर दीज वर्ड्स फ्रॉम यू। दिस इज 0 रेटेड। आ गया आप लोगों को समझ में? ठीक है जी, सेक्शन 11 भी हो गया हमारा। तो इसके साथ ही हमारा ये जो गुड्स वाला पार्ट है दैट गेट्स ओवर, कि गुड्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, सेक्शन 10 सेक्शन 11। सेक्शन 10 डोमेस्टिक सप्लाईज आपकी 5 हिस्सों में डिवाइडेड है और सेक्शन 11 आपकी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है जी। सो इफ वी हैव अ लुक एट दिस, वी हैव यहाँ पर 5 पार्ट्स एंड यहाँ पर वी हैव 2 पार्ट्स ओनली। इसके साथ ही हमारा ये हिस्सा जो है गुड्स वाला खत्म हो गया है। And now we'll start with the place of supply in case of services, section 12. Section 12, place of supply in case of domestic supply of services. आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन इंडिया में ही कर रहे हैं। यहां पर आपके 2 पार्ट्स आएंगे सेक्शन 12 में। एक तो चलेगा आपका जनरल रूल, आम नियम, जो कि आप हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। ये है आपका सेक्शन 12(2). और दूसरा आपका चलेगा स्पेसिफिक रूल। स्पेसिफिक रूल में आपको सर्विसेज के नेम दिए गए हैं कि इन सर्विसेज में इस तरह से प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। यहाँ पर आपके लाइन वाइज सेक्शन चलेंगे, सेक्शन 12(3) से लेकर सेक्शन 12(14) तक आपके लाइन वाइज सेक्शंस चलेंगे। ये लेंदी पार्ट है स्पेसिफिक रूल वाला। जनरल रूल कर लेते हैं हम जल्दी से, इसके साथ हमारा 12(2) खत्म हो जाएगा। जनरल रूल इजी है। जनरल रूल क्या कहता है? 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। जनरल रूल कहता है कि अगर सर्विसेज दी गई हैं रजिस्टर्ड पर्सन को, सर्विसेज टू रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन कौन होता है? जिसका जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन है, जिसके पास जीएसटी का नंबर है, दैट इज रजिस्टर्ड पर्सन। सो अगर आप सेवाएं प्रदान कर रहे हैं एक रजिस्टर्ड व्यक्ति को, वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? और दूसरा क्या है? सर्विसेज टू एनी अदर पर्सन। एनी अदर पर्सन में क्या आ गया? जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। सो अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एक रजिस्टर्ड पर्सन को, वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। उस रजिस्टर्ड पर्सन का स्थान देखिए कौन सा है? रिसिपिएंट का। रिसिपिएंट का स्थान देखिए कौन सा है, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और अगर व्यक्ति रजिस्टर्ड नहीं है तो आप देखें क्या आपके पास उसका एड्रेस है या एड्रेस नहीं है। यदि आपके पास उसका एड्रेस उपलब्ध है फिर तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट।
जिसको आप सेवाएं प्रदान कर रहे हैं उसका लोकेशन, क्योंकि एड्रेस है। और यदि आपके पास रिसिपिएंट का एड्रेस नहीं है, फिर आपके पास कोई चारा नहीं है, फिर तो सप्लायर का एड्रेस ही, सप्लायर का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। समझे बात? सो यहाँ पर यदि पर्सन रजिस्टर्ड है, यदि पर्सन रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड पर्सन का जो स्थान है दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। और यदि पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है तो देखिए क्या उसका एड्रेस अवेलेबल है या नहीं। अगर एड्रेस अवेलेबल है तो रिसिपिएंट का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और यदि एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो फिर रिसिपिएंट का एड्रेस तो है नहीं, तो फिर क्या लेंगे, फिर सप्लायर का लोकेशन ही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। मत घबराएं, इसके एग्जाम्पल्स करेंगे हम, इन दो तीनों केसेस की एग्जाम्पल्स करेंगे हम आज वाले सेशन में नहीं, इन टुमारोज सेशन। आज के लिए इतना काफी है।